हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए अमिताभ मुखर्जी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गाइडेंस इरापुर दी वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नेशनल इनकम। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट? सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके रियल लाइफ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप मुझे अभी इस परिस्थिति में बता सकते हैं हमारे कंट्री का इनकम कितना है? या फिर क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हम हमारे कंट्री का इनकम हम कैसे निकालते, कैसे मेजर करते हैं? नहीं बता पाओगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके पास इन दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह भी समझ में आएगा कि एक कंट्री है, एक कंट्री है, वो तो अमीर होता जा रहा है, उसका इनकम बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग गरीब होते जा रहे हैं। ये भी पॉसिबल है, और इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो ये भी आपको ऐसा क्यों होता है ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना? तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, रियल लाइफ के लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कंसेप्चुअल तो है ही, लेकिन उसको बहुत आसान बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना? बहुत जो क्रिटिकल थियरीज है उसको थोड़ा आसान बना के हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर करना है, साथ में चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स में भी पकड़ बनाना है, होल्ड बनाना है। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का इसमें से कंपल्सरीली पूछता है सीबीएसई। तो चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे तो एक न्यूमेरिकल जो 6 मार्क्स का है वो तो आपके मुट्ठी में आ जाएगा, बहुत आसान है। और बाकी क्वेश्चंस थियोरेटिकल क्वेश्चन, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछा जाता है। उसके लिए चैप्टर का पूरा कंसेप्ट एक बच्चे को क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, और बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन रियल लाइफ में भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो आओ समझते हैं कि नेशनल इनकम का मतलब होता क्या है। किसी भी व्यक्ति से पूछो, या अगर मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि बताओ नेशनल इनकम क्या है, तो आप में से कई बच्चे जवाब देंगे सर एक कंट्री का इनकम। सही है, लेकिन इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है आओ समझते हैं। और उस डेफिनेशन में मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आप उस डेफिनेशन को समझ जाएंगे ना तो चैप्टर का नस ऐसे पकड़ लोगे। उस डेफिनेशन में पूरे चैप्टर का नस छुपा हुआ है, नर्वस सिस्टम है ये पूरे चैप्टर का। ये समझ जाओगे, समझ लो चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी डेफिनेशन में सब कुछ है। तो आओ देखते हैं नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है, इट मीन्स द earnings of the normal residents of a country by participating in the production process of goods and services within or outside the domestic territory
domestic territory of the country in the form of wages and salaries, interest, rent एंड प्रॉफिट। क्या लिख दिया सर, इतना ऐसे की तरह आपने क्या लिख दिया? अरे भैया इसको समझ जाओगे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से, मैंने कहा आपसे इसी में पूरा चैप्टर का नस है, पूरा चैप्टर का कंसेप्ट है। ध्यान से देखो, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है ये अर्निंग्स होता है। अर्निंग्स यानी कमाई इनकम। ठीक है, किसका इनकम होता है? नॉर्मल रेसिडेंट्स का इनकम होता है। नॉर्मल रेसिडेंट्स का इनकम होता है। क्या होता है नॉर्मल रेसिडेंट्स? सीखेंगे अभी, पढ़ेंगे एकदम ध्यान से। ठीक है, देखो तो क्या बताया मैंने? नेशनल इनकम मतलब होता है अर्निंग्स। किनका अर्निंग्स? नॉर्मल रेसिडेंट्स का अर्निंग। कैसे अर्न कर रहे हैं वो जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है वो इस अर्निंग को कैसे कमा रहे हैं? बाय पार्टिसिपेटिंग वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में वो योगदान दे रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुड्स कहां बनता है? फैक्ट्री में। सर्विस कहां बनता है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो लोग लगे हुए हैं, कौन से लोग? उनको क्या होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट्स। उनके अर्निंग्स को हम नेशनल इनकम कहेंगे। लेकिन वो अर्निंग वो कहां से कर रहे हैं? या तो विद इन या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये भी हम समझने वाले हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। कंट्री का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, या तो उसके अंदर कमा रहे हैं या फिर उसके बाहर कमा रहे हैं। किस रूप में कमा रहे हैं? तो इसका फॉर्म क्या है? वेजेस एंड सैलरीज के तहत कमा रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट की तरह कमा रहे हैं, या फिर उनको रेंट मिल रहा है, या फिर उनको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। क्लियर है? तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया? नेशनल इनकम का मतलब हो गया कि ये एक तरह का अर्निंग्स हो गया। किसके द्वारा अर्न किया जा रहा है? तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा अर्न किया जा रहा है। कैसे अर्न कर रहे हैं वो? बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहां पे अर्न कर रहे हैं? या तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। ठीक है, किस फॉर्म में उनके जेब में ये पैसा आ रहा है? या तो वेजेस एंड सैलरीज के फॉर्म में आ रहा है, या फिर इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रहा है, या फिर रेंट के फॉर्म में आ रहा है, या फिर प्रॉफिट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब इसको निचोड़ करके निकालते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि जो नेशनल इनकम है, इस डेफिनेशन से हम क्या समझे? ये जो नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम किनका अर्निंग्स होता है? ये अर्निंग्स होता है किनका होता है? नॉर्मल रेसिडेंट्स का। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स का। कौन होता है नॉर्मल रेसिडेंट? अभी समझने वाले हैं, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। नॉर्मल रेसिडेंट्स। दूसरी बात है, ये जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, ये नॉर्मल जो रेसिडेंट है, इस पैसे को कहां कमा रहा है? कहां कमा रहा है? या तो विद इन या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है। या तो विद इन या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी में कमा रहा है। क्लियर है? कैसे कमा रहा है? कैसे कमा रहा है भाई? वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। और किस फॉर्म में कमा रहा है? तो वो कमा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज,
इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरा क्या बताया मैंने, इंटरेस्ट, तीसरा रेंट, और चौथे नंबर पे आता है प्रॉफिट, चौथे नंबर पे आता है प्रॉफिट। और थोड़ा सा क्लास 11 को याद करके देखो, हमने पढ़ा था ये जो वेजेस एंड सैलरीज है ये किनका इनकम होता है, ये लेबर का इनकम होता है। इंटरेस्ट किसका इनकम होता है, ये कैपिटल का इनकम होता है। रेंट किसका इनकम होता है, ये लैंड का इनकम होता है। और प्रॉफिट हमारे एंटरप्राइज यानी एंटरप्रेन्योर का ये इनकम होता है। और ये जो चारों लोग हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड एंटरप्रेनर, इन चारों को आप याद करो, हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ सर ये तो सही है, इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इनका जो अर्निंग है, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। तो इसका मतलब ये जो नेशनल इनकम है वो इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, फैक्टर इनकम। इज क्वाइट सिंपल। देखो कहां से कहां मैंने कनेक्शन जोड़ दिया। नेशनल इनकम जो है वो किसके बराबर होता है, वो फैक्टर इनकम के बराबर होता है। जो फैक्टर इनकम है वही नेशनल इनकम होता है। और फैक्टर इनकम लोग कैसे कमाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके। किस फॉर्म में कमाते हैं, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। कहां कमा रहे हैं, विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। और वो लोग कौन है, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, नॉन रेसिडेंट्स नहीं है, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, वो नॉन रेसिडेंट्स नहीं है। होपफुली आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम इस डेफिनेशन में से एक एक चीज को निचोड़ के निकालेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट हम किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से देखना। नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है ये ध्यान से देखो। नॉर्मल रेसिडेंट में दो लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं सर, एक आता है पर्सन्स का मतलब इंडिविजुअल्स, हमारे तुम्हारे तरह लोग, उनको पर्सन्स बोलेंगे। और दूसरा कौन लोग आते हैं, इंस्टीट्यूशंस। कोई कंपनी हो गया, कोई फर्म हो गया, कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, इनको हम लोग इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो सबसे पहला चीज हमने जाना, नॉर्मल रेसिडेंट में या तो पर्सन्स आएंगे या फिर इंस्टीट्यूशंस आएंगे। अब सवाल है सर इनको कौन सा क्राइटेरिया पूरा करना होगा नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए। तो बाबू इनको दो क्राइटेरिया पूरा करना होगा। क्या क्या आओ समझते हैं। पहला क्राइटेरिया है, चाहे आप पर्सन हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, आप ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन द कंट्री। ठीक है, इसका क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगा। और दूसरा क्राइटेरिया है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है बाबू, इसको समझो अच्छे से, बढ़िया से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझो। नॉर्मल रेसिडेंट बनना है तो आपको बनना पड़ेगा या तो पर्सन या फिर आपको इंस्टीट्यूशन बनना है। ठीक है, या तो आप पर्सन है या फिर आप इंस्टीट्यूशन है। अगर आप इन दोनों में से कुछ है तो आपको ये दो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अब सवाल है कि बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर दोनों में से कोई एक भी करेंगे तो पूरा हो जाएगा, नहीं, दोनों का दोनों करना होगा। इसलिए मैंने यहां लिखा एंड, 1 एंड 2 दोनों साथ में पूरा करना होगा। पहला क्राइटेरिया क्या है कि ही इज ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन द कंट्री। जिस कंट्री का वो नॉर्मल रेसिडेंट है
वहां पे वो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है। सर इसका क्या मतलब है ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन दैट कंट्री? ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन दैट कंट्री का मतलब है कि रिसाइडिंग in that country for a continuous period of not less than 1 year। देखो कितना आसान है। तो ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन दैट कंट्री का मतलब है कि उस कंट्री में वो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेकअप कंटिन्यूअसली 1 साल या फिर उससे ज्यादा समय से रह रहा हो। नॉट लेस देन 1 ईयर मतलब या तो 1 साल या उससे अधिक समय से उस कंट्री में रह रहा हो। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे या आप में से बहुत सारे बच्चों का पेरेंट्स जो है वो अपने जन्म से ही इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में वो कंटिन्यूअसली 1 साल से ज्यादा समय तक रह रहे हैं, तो ये इसका मतलब होता है ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन द कंट्री। क्लियर है? दूसरा है हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हीज मेजॉरिटी अर्निंग्स, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट are made in that country। यानी वो आदमी, उस आदमी का जो मेजॉरिटी पोर्शन है अपने इनकम का, जितना वो इनकम, मान लो 100 रुपया इनकम अर्न कर रहा है, तो उसमें 70 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया जो मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग है, यानी 50 से ज्यादा वो अर्न कर रहा है उस कंट्री में, उसी कंट्री में वो सेव कर रहा है, उसी कंट्री में वो इन्वेस्ट कर रहा है, तब जाके आप उस इंसान को कहोगे कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है। तो नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए क्या हो गया? सिंपल तरीके से सोचो कि एक ऐसा आदमी या फिर ऐसा संस्थान जो उस कंट्री में 1 साल या उससे अधिक समय से कंटिन्यूअसली रह रहा हो, प्लस उसका मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स जो है, उसका जो मेजॉरिटी अर्निंग्स है, वो अपना अर्निंग का जो मेजर पोर्शन है वो उसी कंट्री से कमा रहा है, वो उसी कंट्री में खर्च भी कर रहा है, उसी कंट्री में वो सेविंग्स भी कर रहा है और उसी कंट्री में वो इन्वेस्ट भी कर रहा है। आगे बात समझ में? और बीच में मैंने एंड लिखा। तो अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो पिछले 10 साल से भारत में रह रहा है, लेकिन कमा रहा है वो सिंगापुर में, वहीं पे पैसे सेव भी कर रहा है और वहीं पे वो अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो ये पहला वाला कंडीशन तो वो पूरा कर लिया, लेकिन दूसरा वाला कंडीशन वो पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो कोई व्यक्ति है वो पिछले 10 साल से भारत में रह रहा है, यहीं पे कमा रहा है, यहां पे किसी ऑफिस में काम कर रहा है, यहीं पे पैसे बचत भी कर रहा है, सेविंग भी कर रहा है, किसी बैंक में जमा कर रहा है, वहां से निकाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो उस आदमी को क्या बोलेंगे? वो इस क्राइटेरिया को भी पूरा कर दिया, इस क्राइटेरिया को भी पूरा कर दिया, तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। बात आ गई समझ में? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपने सीखा, वो जो डेफिनेशन मैंने दिया था नेशनल इनकम का, उसमें से एक चीज हमने सीख लिया कि नॉर्मल रेसिडेंट का क्या मतलब होता है। बाबू, नॉर्मल रेसिडेंट के कंसेप्ट को और थोड़ा गहराई से समझते हैं, उसको बिल्कुल अपने नस नस में उतार लेते हैं बढ़िया से। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो, मैं यहां पे 2 एग्जाम्पल्स लिखा हूं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप ठीक से समझना। पहला मैंने क्या लिखा? एन इंडियन पर्सन, एक इंडियन पर्सन है
समझ लो इंडिया में वो रहता है, इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, वर्किंग इन यूएसए, लेकिन काम कर रहा है यूएसए में, इज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ यूएसए एज ही डज नॉट ऑर्डिनरीली रिसाइड इन इंडिया। कई सालों से वो यूएसए में ही रह रहा है, ठीक है, वहीं पे कमा रहा है, इंडिया बहुत सालों से आया भी नहीं, हालांकि सिटीजन यहीं का है, काम यूएसए में कर रहा है, और यूएसए में वो 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहा है, 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है, कहां पे, यूएसए में। तो ऐसे लोग जो 1 साल से अधिक समय से यूएसए में बसा हुआ है, वहीं पे काम कर रहा है, वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे पैसे अपने बचा रहा है, वहीं पे इन्वेस्ट भी कर रहा है, ऐसे लोगों को हम भारत का रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, ऐसे लोगों को हम यूएसए का नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। क्लियर है। दूसरा, फॉरेन ऑफिसर्स वर्किंग इन यूएन ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। यूनाइटेड नेशन आप सबको पता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी उसके ऑफिसेस है। तो फॉरेन ऑफिसर्स, फॉरेन में रहने वाले फॉरेन सिटीजन, सपोज करो यूएसए का कोई आदमी है, वो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में काम कर रहा है, और वो ऑफिस कहां पे है, इंडिया में है, ठीक है। केस को समझो, एक अमेरिकन है, वो यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में काम कर रहा है, और वो ऑफिस कहां पे है, इंडिया में है, आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो नॉर्मल रेसिडेंट कहां का होगा, यूएसए का। लेकिन अगर वो इंडिया में, इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज लेस देन 1 ईयर, अगर मान लो मोर देन 1 ईयर हो, अगर वो इंडिया के इस ऑफिस में, यूएन का जो ऑफिस है जो इंडिया में है, यहां पे वो अमेरिकन अगर 1 साल से ज्यादा रह गया, ज्यादा समय से काम कर रहा है, तो इंडिया का वो नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से कम समय के लिए काम कर रहा है, तो फिर वो यूएसए का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लीजिए। अब मैं बात करता हूं कि देखो मैंने क्या लिखा, फॉलोइंग पर्संस दो रिसाइडिंग इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट। दो ये लोग इंडिया में ही रहते हैं, मान लो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ही रह रहा है, इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ही वो रह रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। ऐसे कौन लोग हैं, तो ऐसे सबसे पहले फॉरेन विजिटर्स एंड ट्रैवलर्स, जो विदेशी लोग हमारे यहां घूमने आते हैं, भाई किस लिए आ रहे हैं, अपना हॉलीडे बिताने, रिक्रिएशन मजे लेने, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, स्टडी के लिए आ रहे हैं, बिजनेस टूर के लिए आ रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम नॉर्मल रेसिडेंट के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये टेम्पररी बेसिस के लिए आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और फिर यहां से निकल जाने वाले हैं। इनका मकसद नहीं है कि हम ऑर्डिनरीली इंडिया में ही रह जाएं, इनका ये मकसद नहीं होता है, इसलिए हम इनको नॉर्मल रेसिडेंट के लूप से बाहर कर देते हैं। दूसरे कैटेगरी में कौन है, बॉर्डर वर्कर्स हु क्रॉस्ड द बॉर्डर्स बिटवीन टू कंट्रीज रेगुलरली विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे लीव। तुम देखोगे जो नेपाल का बॉर्डर है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, जो भूटान का बॉर्डर है, यहां से कई लोग जो है ना, जैसे मान लो इंडिया का कोई ड्राइवर है, आप इंडियन है, आपको वो भूटान घुमाने लेके चला गया, वो रोज का काम होता है उसका, कोई ना कोई टूरिस्ट आता है उसको इंडिया से भूटान लेके जाता है, तो ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री का बॉर्डर रोज क्रॉस करता है। तो ऐसे लोगों को हम नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री का मानेंगे जिस कंट्री में वो रहता है। यहां पे क्लियरली लिख दिया है, इन विच दे लीव, है ना। जो इंडिया का ड्राइवर है वो रोज भूटान जा रहा है लेकिन रहता इंडिया में ही है, तो हम उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे। फिर कहता है ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ए फॉरेन कंट्री। जैसे यूएसए का जो एम्बेसी ऑफिस है,
या जर्मनी का जो एम्बेसी ऑफिस है वो हमारे कंट्री में है, फिर हमारे कंट्री का भी एम्बेसी ऑफिस कहाँ रहता है, दूसरे कंट्रीज में रहता है। तो मान लो यूएसए का जो एम्बेसी ऑफिस है और वहां पे जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वहां पे जो डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, वो अमेरिका के ही नॉर्मल रेसिडेंट्स में गिनती आएंगे। ठीक है, या फिर मान लो अमेरिका ने अपना मिलिट्री बेस अफगानिस्तान में बना के रखा है, तो अमेरिकन मिलिट्री जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो अमेरिका के ही नॉर्मल रेसिडेंट्स में गिनती आएंगे, वो अफगानिस्तान के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके एम्प्लॉइज हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इन विच द ऑफिसेज आर लोकेटेड but they will be treated as normal residents of that country if they work for more than a year। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। ये मान लो इंडिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया, ये इंडिया का ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, थोड़ी देर के लिए समझ लो। यहाँ पे इंडिया के अंदर एक WHO का ऑफिस है और इस ऑफिस में एक यूएसए का आदमी काम कर रहा है, एक यूएसए का आदमी काम कर रहा है। सिचुएशन ये है कि ये इंडिया का ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, उसके अंदर WHO का एक ऑफिस है और उस ऑफिस में यूएसए का एक आदमी, एक मिनट शायद ये आपके स्क्रीन में नहीं आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये सपोज करो इंडिया है, ये सपोज करो इंडिया है और इस इंडिया के अंदर ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, इसके अंदर WHO का एक ऑफिस है, इसके अंदर WHO का एक ऑफिस है। WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इस WHO के ऑफिस में एक यूएसए का रेसिडेंट काम कर रहा है। कहां का रेसिडेंट है वो, अभी फिलहाल यूएसए का है। लेकिन अगर ये व्यक्ति कंटिन्यूअसली इस WHO के ऑफिस में जो इंडिया के अंदर है अगर 1 साल या उससे ज्यादा के लिए काम करे तो वो यूएसए का आदमी इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। तो क्या सीखे हम लोग कि अगर कोई मान लो नॉन रेसिडेंट आदमी है, यूएसए का सिटीजन है, वो इंडिया में आकर के काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और 1 साल से ज्यादा पीरियड तक वो यहां पे है, तो हम उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। लेकिन यही यूएसए का आदमी अगर इंडिया में, इंडिया के अंदर जो यूएसए एम्बेसी का ऑफिस है, जो यूएसए एम्बेसी का ऑफिस है, इंडिया के अंदर जो यूएसए एम्बेसी का ऑफिस है, वहां पे ये यूएसए का आदमी एक ऑफिसर है, तो ऐसे केसेस में वो आदमी हमेशा कहां के रेसिडेंट माने जाएंगे, यूएसए के रेसिडेंट माने जाएंगे, जो मैंने ये पॉइंट नंबर 3 में आपको समझाया है। क्लियर है? तो इसको बार बार समझो, अच्छे से समझो। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें चली गई है। इतना अगर दिमाग में डालोगे तभी नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब मैंने क्या बताया, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ऑर्डिनरीली उस कंट्री में रह रहा हो और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में हो। ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग का मतलब होता है कि कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय से वो उस कंट्री में रह रहा हो और वो कमा भी उसी कंट्री में रहा हो, खर्च भी उसी कंट्री में कर रहा हो, सेविंग्स भी उसी कंट्री में कर रहा हो और इन्वेस्टमेंट भी उसी कंट्री में कर रहा हो। अपना मेजॉरिटी, इसमें मेजॉरिटी टर्म याद रखना, अपना मेजॉरिटी इनकम इसी कंट्री में कमा रहा है, अपना मेजॉरिटी सेविंग्स इसी में कर रहा है, अपना मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इसी कंट्री में कर रहा है, तो हम उस पर्सन को नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। ठीक है,
कुछ ऐसे लोग हैं जो भले इंडिया में रह रहा हो, यही कमा रहा हो, यही इन्वेस्ट कर रहा हो, पर उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहेंगे, जो इन चारों पॉइंट्स में आपको मैंने समझाया। बस इतना अगर आप याद रखोगे तो नॉर्मल रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगले क्लास में हम लोग आएंगे नॉर्मल रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ सम्स बनाएंगे, साथ में मैं आपको समझाऊंगा अदर कॉन्सेप्ट्स उस डेफिनेशन में जो था, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज कितने तरह का होता है, ये सारी चीजें हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।